Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बारे में। रिसेंट क्या हुआ है इसके रिलेटेड उससे भी डिस्कस करेंगे। उसे हम हमारे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में भी यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, डिवाइड है जो ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक कैंप्स के अंदर, वो अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक है। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो हमारी की डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर हमें कमेंट करना, मतलब हमारा पर्सनल ओपिनियन इसके अंदर ऐड होना चाहिए। और हम शुरुआत कर सकते हैं जो रिसेंट हुआ है, जो 47 सेशन हुआ है G7 समिट का, और जो बाइडेन की पॉलिसी है जो चेंज हुई है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के लिए। फिर हम डिफरेंस बता सकते हैं डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी के बीच में। फिर इसकी वजह से, इस डिवाइड की वजह से हमें क्या इशू फेस करने की पड़ सकते हैं वो बता सकते हैं। और उसके बाद में हम वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि हम ऐसी कंडीशन से कैसे उबर पाएँ, कैसे बच पाएँ। और फाइनली कंक्लूजन देंगे। और कंक्लूजन ट्राई कीजिए कि आप पॉजिटिव ही दें। इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये जीएस पेपर 2 के अंदर डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल ग्रिपेंस के बारे में पूछा जा सकता है। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उनकी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट देखने को मिला है 47 सेशन जो हुआ है G7 समिट का, जो कि कहाँ पर हुआ है, कॉर्नवॉल यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ है, जिसके अंदर जो डेमोक्रेसी है उसके साथ वो टीम अप करना चाहते हैं मल्टीलेटरलिज्म के लिए, और जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनको पुश बैक करना चाहते हैं। इस समिट के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, जो प्रोमिनेंट डिसीजन लिया गया है, इसके अंदर डोनेट किया जाएगा 1 बिलियन वैक्सीन डोजेज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और काम किया जाएगा जो बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव है उसको लेकर, ताकि काउंटर किया जा सके चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको। और इसके अंदर एक्सपेंड भी करने की बात की गई है G7 ग्रुप को, किसको ऐड करके, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया है, इनको ऐड करके D10 डेमोक्रेसी 10 बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर हम डिफरेंस देख सकते हैं ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक के बीच में। ऑटोक्रेटिक के अंदर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है ग्रुप्स के ऊपर, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर इसके अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है, कंट्रोल को मेंटेन किया जाता है। इसके अंदर मोटिवेट होते हैं कोर्साइन के द्वारा, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर इकोनॉमिक ईगो अवार्ड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं मोटिवेशन के लिए। फिर ऑटोक्रेटिक हैं, वो डायरेक्ट किए जाते हैं कमांड्स के द्वारा, लेकिन हम डायरेक्ट किए जाते हैं इसके द्वारा, गाइडेंस और सजेशंस के द्वारा। ऑटोक्रेसी के अंदर कम्युनिकेशन फ्लो है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, मतलब कि जो डिक्टेटर है या फिर एक जो व्यक्ति है जिसकी बातें चलती हैं, वो कोई भी डिसीजन लेता है और उसको नीचे फॉलो किया जाता है बाकी सभी के द्वारा। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी के अंदर ये फ्लो अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। फिर डिसीजन मेकिंग है वो इन्वॉल्व नहीं करती है दूसरों को, लेकिन जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में सभी को। ऑटोक्रेटिक के अंदर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि मैं हूँ और तुम हो, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर मैं और तुम पे कम और हम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर इसके अंदर जो अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है ऑटोक्रेसी के अंदर, तो उसे पनिशमेंट दी जाती है, प्यूनिटिव माना जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं, उसे कंस्ट्रक्टिव मानने की कोशिश की जाती है। हालांकि सेडिशन लो और ये सब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, उसकी वजह से डेमोक्रेसी हमारी इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी के अंदर आ गई, जो वीडम इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी लास्ट ईयर, उसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी के नाम दिया गया है। फिर इश्यूज़ क्या क्या उठते हैं अगर डिवाइड कर दिया जाता है वर्ल्ड को डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक कैंप्स के बीच में। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो क्या होंगे, गवर्नमेंट्स है वो हैम्पर हो सकता है। जो हमारे देश के अंदर हमारे देशों के अंदर इनस्टेबिलिटी है वो भी बढ़ सकती है, इनसिक्योरिटी भी बढ़ सकती है। और जो फंक्शनिंग है हमारी, जो इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हमारी WHO है, WTO है, SCO है, ब्रिक्स हैं, UN है, वो भी कम हो सकती है, उनकी जो फंक्शनिंग है वो भी हैम्पर हो सकती है। फिर सोशल इश्यूज़ क्या हैं, इसके अंदर इंक्रीज़ हो सकते हैं ह्यूमन राइट वायोलेशंस हैं, रेडिकलाइजेशन फैल सकता है सोसाइटी के अंदर। पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर सकती हैं अगर वो किसी भी कंट्री को और किसी भी ग्रुपिंग को सपोर्ट करते हैं तो, और उनके जो सिटीजन्स हैं वो भी सफ़र करेंगे। फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं, इसके अंदर ग्लोबल GDP है वो रिड्यूस हो जाएगी, ट्रेड है वो भी हैम्पर होगा, और इकोनॉमिक बैकफ्लो देखने को मिलेगा। और हमें क्या, जो टैरिफ वॉर हैं वो भी बढ़ सकती हैं, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा।
फिर एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या है, इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट के अंदर क्लाइमेट चेंज की कंडीशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। जो ग्रुपिंग्स हैं वो एक साथ काम करती हैं क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन और पैंडेमिक मैनेजमेंट में, और ग्लोबल इनिशिएटिव हैं जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, और भी ऐसे काफ़ी सारे हैं, वो इस डिवाइड की वजह से हैम्पर हो सकते हैं। और भी कुछ इश्यूज़ हैं जैसे कि इस तरह के डिवाइड की वजह से कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं। जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी और भी ज़्यादा पावर आ सकती है, उन्हें भी लोग सपोर्ट कर सकते हैं, और जो कंडीशंस हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, जो कि हमने पहले भी देखी हैं कोल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। फिर हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि क्वाड है, G7 है, D10 है, इनको निगोशिएट करना चाहिए ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ में, ताकि गैप कम किया जा सके और एजेंडाज़ हैं उनको डिफाइन किया जा सके। हमें हेल्दी बैलेंस बनाना होगा और प्रोमोट करना होगा मल्टीलेटरलिज्म के लिए। फिर हमें प्रमोट करना होगा रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को, ताकि इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके सभी को। और फिर नीड क्या है, इंक्रीज करने की कल्चरल एक्सचेंज, और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है, पीपल टू पीपल टाइज होती हैं, उसको भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है एटमॉस्फेयर के अंदर, ताकि पीस और डेवलपमेंट की जा सके। फिर हम जो हिस्टोरिकल फार्मूला है जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद में लाया गया था कि जो इकोनॉमीज़ हैं कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमी खोलेंगी थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सभी इनिशिएटिव के द्वारा, तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं हम। इकोनॉमीज़ तो हमारी काफ़ी सारे कंट्रीज़ की ऑलरेडी खुली हुई हैं, उनके अंदर ट्रेड और कॉमर्स है उसे बढ़ाया जा सकता है, ताकि कोई भी कंट्री है वो एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले, जैसे कि वॉर है, काफ़ी बार सोचें। फिर हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, वर्ल्ड को ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के अंदर बांटने में हमें कुछ टाइम के लिए फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक ये सिचुएशन है वो ख़राब करेगी हमारी सिचुएशन को, ये सिचुएशन खड़ी कर सकती है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए भी। इस कंडीशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, UN और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ काम करना होगा, और जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी काम करना होगा, ताकि ग्लोबल इश्यूज़ हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज है और पैंडेमिक है, इसके ऊपर काम किया जा सके। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप ये हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। और ऐसी चीज़ें इंटरव्यू के अंदर भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, आपको डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ सही लगती है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर बता भी सकते हैं। मुझे कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।